ये जो टाटा सफारी है ना, ये बेसिकली टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। इसमें सर्विसिंग में मुझे एक सनरूफ से रिलेटेड एक इशू आया था। अभी गाड़ी हो गई है मेरी 83,000, यानी समझ लो करीब 85,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो रिप्लेस करवाते वक्त पता चला कि वो टायर जो था पीछे वाला, एक्चुअली उन्होंने घुमा के लगा दिया था और उसमें साइड वॉल में पंचर था बहुत बड़ा। तो मुझे वो खर्चा बैठा करीब 25-30 हज़ार का। पर इसमें मेरे को लगता है कि कंपेरेटिवली उतने इशू आए नहीं यार। बिल्कुल मैं सरप्राइज हूँ कि इसमें उतने इश्यूज नहीं आए। अब उसके बाद में क्या होता है, ये सनरूफ के अंदर यहाँ से अंदर पानी भी घुसता है। आज का जो वीडियो है ना, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज आज हमारे पास में टाटा सफारी है। और ये जो टाटा सफारी है ना, ये बेसिकली टेस्ट ड्राइव व्हीकल है। अब काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल और ये टाटा सफारी कैसा सीन है। तो देखो यार, एक ऑप्शन होता है जब आप शोरूम में कार खरीदने को जाते हो, जिसको आप टेस्ट ड्राइव करते हो, वो आप खरीद सकते हो। और काफी बार ऐसा होता है कि वो आपके नाम पे लाइक फर्स्ट हैंड गाड़ी हो जाती है। तो वैसे ही हमारे पास में इनके ओनर है साकेत भैया। एक बार मैं इनको फ्रेम में बुलाना चाहूंगा, बिकॉज इन्हीं की कार है, यही अपने को बेटर तरीके से बता पाएंगे। और इनको काफी लोग जानते होंगे, ऑटो क्रेज के नाम से इनका चैनल है। तो बाकी भैया, मेरे को सबसे पहले बताओ क्या सीन था, लाइक क्यों आपको ये कार खरीदना था, क्या रीजन था ऐसा? गाड़ी खरीदते वक्त सीन ऐसा था कि हम लोग एक थोड़ी बड़ी गाड़ी देख रहे थे फैमिली के लिए। तो मुझे एक अच्छा ऑप्शन लगा था XL6 लेने का करके, क्योंकि उसके अंदर ऐसा था कि वो टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिल रहा था, 6 लोगों के बैठने की जगह थी, और मारुति की कार थी तो भाई सस्ती थी, रिलायबल भी लगती 6 आने, और माइलेज वगैरह भी अच्छा मिल जाता और हमारा बजट बन रहा था 16-17 लाख के आसपास में। तो वो हम लोग देख रहे थे। और उसके बाद में बीच में एक सडनली ऐसा हुआ कि हमने एक हैरियर की टेस्ट ड्राइव ली। तो हैरियर वाला जो टाटा वाला आया था, उससे मैंने ऐसी बात में पूछ लिया कि भाई ये गाड़ी का क्या होता करके, ये भी तो गाड़ी बिकती होगी ना, क्योंकि अभी उसका तब फेस लिफ्ट आने वाला था, इसलिए पूछ लिया था मैंने। तो उसने बताया कि हाँ ये भी गाड़ी बिकती है करके। तो मैंने उससे पूछा था, तो वो बोल रहा था हैरियर वो वाली 22 लाख की थी, वो अनरजिस्टर्ड कार थी, तो वो 22 लाख की गाड़ी थी। हम लोग उससे थोड़ा बार्गेन करके 21 लाख तक लेने भी वाले थे वो गाड़ी। फिर उसके बाद में ऐसा हुआ कि एक दूसरी जगह मुझे एक ऐड दिखी, तो एक दूसरे डीलर की तरफ थी ये वाली कार, टाटा सफारी। तो ये रजिस्टर्ड कार थी एक्चुअली, और 30,000 चली हुई थी। 2 साल हो गए थे इसको, तो ये मुझे 16 लाख में मिल गई थी तब। ओके, अब इसकी एक बार मेरे को एक्चुअल प्राइस बताओ, आपको कितना डिस्काउंट पड़ा है और आपको कितना लाइक नेगोशिएट वगैरह करने के बाद फाइनल आपको कितने का प्रॉफिट हुआ है इस कार पे? अगर इस गाड़ी के एक्चुअल प्राइस देखेंगे उस समय में 2021-22 के समय के समझ लो, तो ये करीब 28 से लेके 30 लाख की गाड़ी थी ये। उसके बाद में ये टॉप मॉडल था XZA+, मतलब ऑटोमेटिक था, और उसमें 6 सीटर वेरिएंट था। तो ये करीब 28 से लेके 30 लाख की हो जाती है। पर ये गाड़ी टेस्ट ड्राइव में चलती थी, और समझ लो 2 साल हो गए थे, और 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी। तो उसका डेप्रिसिएशन मान के चलो कि ये ना 16 लाख में मिल गई थी हमको। तो मोटा मोटा पकड़ लो 12 लाख का आपका प्रॉफिट हुआ इस कार के ऊपर पे, अगर देखा जाए तो 12-13 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब मेन मेरा क्वेश्चन है भैया कि उसके बाद में जब आपने कार खरीदी, ऑलरेडी 30,000 किलोमीटर चल चुकी थी, अब मेरे को एक बार ओडोमीटर पे रीडिंग चेक करा दो। आपने अभी तक की इसको टोटल कितना चला है, कितना टाइम आपको हो गया है, और लाइक आपको गाड़ी में परफॉर्मेंस कैसा मिला है, लाइक प्रॉब्लम्स कितनी आई, वो तो आगे बात करेंगे। एक बार आप ओडोमीटर चेक करा दो। अभी गाड़ी हो गई है मेरी 83,000, यानी समझ लो करीब 85,000 किलोमीटर चल चुकी है। इसमें मैं हर 15,000 किलोमीटर पे समझ लो हम एक वो मेजर सर्विसिंग कराते हैं। तो खर्चा उसमें एक सर्विसिंग का ही मेन खर्चा आता है। अब क्योंकि ये टेस्ट ड्राइव कार थी, तो उस समय मैंने एक मैकेनिक से गाड़ी चेक भी करवाई थी। तो गाड़ी में एक हल्का सा कुछ तो आवाज़ आता था, ऐसा एक बेल्ट का कुछ आवाज़ आ रहा है, ऐसा आवाज़ लगता था मुझे वो। तो गाड़ी लेने के पहले ही मैंने वो आवाज़ चेक करवाई थी। तो मैकेनिक बोल रहा था कोई मेजर इतना इशू नहीं है। फिर गाड़ी जब लिए हमने डिलीवरी, तो इसकी सर्विसिंग भी पेंडिंग थी। सर्विसिंग के लिए गाड़ी दी है हमने, तो वहाँ पर पता चला इसके ऑल्टरनेटर में इशू था। तो वो भगवान की कृपा से समझ लो 10,000 में काम हो गया। पर भाई एट द एंड ऐसा है कि ये भी एक यूज्ड कार ही है, इसको भी चला रहे हैं लोग। वहाँ पर तो ज़्यादा लोग चलाते हैं, और वहाँ पे चलाने का काफ़ी तरीका अलग होता है। कोई एकदम भगा के देखता है गाड़ी को, क्योंकि खरीदने वाला है तो डेफिनेटली सारे जो भी करना है इस पे करके देखता हूँ टेस्टिंग। अब अगर कोई खरीदने की सोच रहा है, तो क्या क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए कार खरीदने के पहले? देखो, सबसे पहली बात, तुमको टेस्ट ड्राइव कार लेना है अगर, तो तुमको सबसे पहले तो ढूंढना पड़ेगा कार। हर बार ऐसे एकदम रेडीली नहीं मिल जाती, थोड़ा जाके पूछना पड़ेगा। कहीं आपको अगर मिल रही है ऑनलाइन में, तो वहाँ से मिल जाएगी। और मोस्टली जब ये फेसलिफ्ट आता है तभी ऐसे आते होंगे ना, बिकॉज तभी अपना ये पुराना वाला, जब फेसलिफ्ट आता है तभी टेस्ट ड्राइव कार्स निकलती है पुरानी वाली है बेचने के लिए। क्योंकि वो जो उनको पुरानी वाले कार्स रहते हैं वो काम के नहीं रहते हैं फिर कुछ भी है। अब उसके बाद में ऐसा है कि भाई टेस्ट ड्राइव कार ले रहे हो अगर, तो वो भी एक बेसिकली यूज्ड कार ही है। तो इसको तुमको सबसे पहले तो अच्छे से चेक करवाना है। अब एक तो तुम अपने कोई अच्छे जान पहचान के मैकेनिक से करवाओ चेक, या तो फिर जो आजकल बहुत सारे सर्विसेज मिलते हैं, कार्स 24 हो गया, और बाकी 2-3 और है ऐसे, यानी जो लोग तुम्हारी गाड़ी इंस्पेक्ट करके देते हैं, तो उनसे तुम करवा सकते हो।
एंड इसमें ऐसा चांसेस होता है कि आपके साथ में डीलरशिप वाला स्कैम कर रहा है, कुछ ऐसा लाइक खराब गाड़ी बेचने को दिख रहा है, ऐसा होता है? स्कैम ऐसा है, देखो यूज्ड कार अगर तुम ले रहे हो, बेसिकली यूज्ड ही कार है, हाँ। तो स्कैम ऐसा हो जाएगा कि गाड़ी में तब प्रॉब्लम नहीं दिखेगा तुमको एकदम से, हो सकता है मैकेनिक तुम्हारा चेक करे उसको ना दिखे, अब ये इसमें भी ना आया जाए शायद से प्रॉब्लम, तो बट कुछ समय में प्रॉब्लम आ सकता है। तो भाई तुम यूज्ड कार ले रहे हो बेसिकली, तो स्कैम कुछ नहीं हो गया उसमें। वो अब तो है। तुमको देख के लेना है गाड़ी, बस सीधी बात है, अपनी जिम्मेदारी पे ले रहे हो, यूज्ड कार ले रहे हो तो। अब वो ऐसे ही पकड़ लो जैसे बाहर के जो डीलर्स होते हैं, शायद वहाँ पे कुछ पार्ट रिप्लेस कर दे, बट आपको बताए ना, ये शायद आपको बता भी सकते हैं अगर इनकी पता नहीं। हाँ, और इनका एक और अच्छी चीज ऐसी हो सकती है कि ये जो टेस्ट ड्राइव कार रहती है वो शोरूम में रहती है, हाँ। तो इसकी जो सर्विसिंग होती होगी वो शोरूम में ही होती है फिर, तो वो ये एक एक है अच्छी चीज बोल सकते हैं कि कंपनी टू कंपनी शोरूम वो होती है, सर्विस होती है प्रॉपर, तो रिकॉर्ड सारे होते हैं गाड़ी के। हाँ। अब ठीक है, मेन बात करते हैं अभी तक कि आपको गाड़ी के अंदर में क्या क्या प्रॉब्लम्स आए, इतना आपने चलाया है तो वो बता दो। गाड़ी में प्रॉब्लम मुझे एक लगता है इन रिलेशन विद टाटा, थोड़ा सा मुझे सर्विसिंग इसकी महंगी लगती है। जैसे अगर एक सर्विस अपन कराने जाओ तो आसपास 20 से 25 हज़ार का खर्चा पकड़ लो यानी, और हर 15,000 किलोमीटर पे सर्विसिंग होती है इसकी। अब वैसे देखो तो, और 7,500 किलोमीटर पे एक माइनर सर्विसिंग भी वो लोग बोलते हैं, उसका भी अगर लेके जाएंगे तो फिर कुछ ना कुछ खर्चा बैठेगा ही। अब वैसे इतनी बड़ी गाड़ी के हिसाब से अगर देखोगे तुम कि एक 10-12 हज़ार के आसपास सर्विसिंग का कॉस्ट पड़ रहा है यानी, समझ लो हर 7,000 किलोमीटर पे, तो वो इतना ज़्यादा भी नहीं है, बट 20-25 हज़ार बहुत ज़्यादा एक समय पे लगता है अपने को। तो इसकी वजह से मैंने अभी लास्ट जो सर्विसिंग थी इसकी पेड वाली 15,000 वाली मेजर सर्विसिंग थी, तो वो मैंने बाहर से करवाई थी, तो वो मेरा वहाँ पर 8-10 हज़ार में ही काम हो गया। ओके। एंड प्रॉब्लम्स क्या है गाड़ी में अभी तक के? अब जैसे स्टार्टिंग में जब आपने गाड़ी खरीदी थी तो उसमें क्या दिक्कतें आ रही थी? ऐसा होता है ना कि एक बार तो अपन ने खरीद लिया यूज कार, अब नए कार का टेंशन नहीं होता है, बट यूज कार खरीदने के बाद में क्या आपको फिर घर पे लाने के बाद प्रॉब्लम आई? यूज कार थी इसलिए प्रॉब्लम ऐसा आया था इसमें मुझे कि सबसे पहली बात 30,000 किलोमीटर चली हुई थी, इसकी सेकंड मेजर सर्विसिंग ड्यू थी, उसने मुझे करवा के दिया नहीं वो, तो मुझे वो खर्चा बैठा करीब 25-30 हज़ार का। उसके बाद में मैंने बताया था वो अल्टरनेटर का इशू था, वो 10 हज़ार का खर्चा बैठ गया। फिर कुछ समय मैंने गाड़ी चलाई, फिर एक दिन मैंने क्या हो गया, थोड़ी गाड़ी जोर से उछला दी, तो टायर की हवा एकदम से सडन से निकल गई पूरी की पूरी। अच्छा। मेरे को लगा भाई मैंने ही कांड कर दिया है कुछ करके। फिर मैंने जब उसका टायर रिप्लेस करवाने के लिए गया मैं कि अब टायर की हवा निकल रही है तो भाई रिप्लेस करवाना पड़ेगा, तो रिप्लेस करवाते वक्त पता चला कि वो टायर जो था पीछे वाला एक्चुअली उन्होंने घुमा के लगा दिया था, और उसमें साइड वॉल में पंचर था बहुत बड़ा। तो साइड वॉल में अगर पंचर है तो अपने को गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए उसके ऊपर, उसका टायर रिप्लेस कर दो तुम साइड वॉल पे अगर पंचर है तो। पर ये क्योंकि टेस्ट ड्राइव कार थी, अब इन्होंने बेचने के चक्कर में उसमें पंचर लगा के दे दिया मेरे को गाड़ी ने, तो ये ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया था। अब इसमें एक और खर्चे की बात ऐसी है कि इसका एक टायर 12-14 हज़ार का आता है, तो वो भी थोड़ा एक बड़ा खर्चा बैठता है इसमें। अब सारी मेजर गाड़ियों में ऐसे ही खर्चा बैठेगा आपको है ना, हैरियर बोलो, सफारी बोलो, या जो भी है। तो वही मेन चीज़ है, अगर आप कार खरीदने की सोच रहे हो, चाहे फिर वो यूज्ड वाली हो या फिर शोरूम से भी खरीद रहे हो, तो थोड़ा चांसेस है कि उनको भी अपनी गाड़ी बेचना है, तो कुछ ना कुछ वो आपको ट्रिक करके बेच सकते हैं गाड़ी। तो ये जैसे टायर का इन्होंने बताया, तो आप भी जब कार खरीद रहे हो तो पहले चेक करना कि टायर की ग्रिप कितनी बाकी है, लाइफ कितनी है उसकी, उसके अंदर में जो स्टेपनी आती है वो आपको मिलने वाली कि नहीं मिलने वाली, ये सब चीज़ें चेक कर लेना। अब जैसे इनके साथ में जो हुआ था, बेसिकली टायर को घुमा के उन लोगों ने लगा के रख दिया था, तो वो चीज़ आप एक बार थोड़ा टायर पे रहता भी है मार्किंग कि आउटसाइड वाला कौन सा है और इनसाइड वाला कौन सा है, तो वो घुमाया हुआ था, बट वो इतना ध्यान में आया नहीं हमारे। हाँ। और हमने कोई ऐसा एकदम भयंकर चेक नहीं करवाया था, हमको थोड़ा गाड़ी लेने का एक्साइटमेंट ज़्यादा था, तो वो उसमें वैसा स्कैम हो गया। तो वो एक चीज़। बाकी फिर अभी टाटा थोड़ा सा लाइक उनका नाम खराब है, जस्ट उनकी सर्विस अच्छी नहीं है ऐसा बोलते हैं लोग, काफ़ी टाइम लगता है, और मोस्टली टाटा की गाड़ियाँ डीलर उसमें गैरेज में ही खड़ी रहती है। इन टर्म्स ऑफ अगर सर्विस देखोगे तो टाटा के यहाँ पे अभी ऐसा हो रहा है कि थोड़ा उनके यहाँ पे कस्टमर्स ज़्यादा हो गए, तो अब उस चक्कर में वहाँ पर आपको टाइम ज़्यादा लगता है, और थोड़ा सा क्वालिटी कंट्रोल का इशू तो है टाटा के इसमें, सर्विसिंग में बोलो, इवन कार्स में बोलो। अब जैसे उस समय जो स्टार्टिंग के लॉट में हैरियर्स आए थे, सफारी आए थे, उसमें लोगों को इशू भी आए थे, लोगों को इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड बहुत इश्यूज आ रहे थे। अब इस गाड़ी में भी मैंने ऑब्जर्व किया कि कई बार जब समर में वगैरह हम जाते हैं तो इंफोटेनमेंट सिस्टम गर्म होकर लैग करने लगता है, जिटर करने लगता है, बंद ही हो जाएगा। अब इसके बाद में मेरा 2 बार ऐसा हो गया कि मैं यहाँ से पचमढ़ी गया हूँ, हिल स्टेशन है पचमढ़ी, भगवान जाने पचमढ़ी में क्या होता है, इसका इंजन लाइट जलने लगता है तब, और जैसे ही मैं वापस आ जाऊँ नागपुर तो वो इंजन लाइट चले जाता है, और मैंने चेक भी करवाया, कुछ ऐसा इशू नहीं आया उसमें, यानी तो इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड हल्के फुल्के बग्स बोल सकते हैं उसको, यानी बग्स है वो, यानी पर यार ऐसा है कि अब देखो, अब
कार है, अब उसमें कुछ ना कुछ इशू आते हैं तो वो रिजॉल्व भी हो ही जाते हैं प्रॉब्लम। ये तो महादेव की कृपा है, ब्लू कलर महादेव शंकर की जी खुश जय हो बाबा जाते की हैं। बोलो और गाड़ी चलाओ, ऐसा है। वैसे देखा जाएगा तो ये गाड़ी भी फर्स्ट लॉट की थी मेरी, पर इसमें मेरे को लगता है कि कंपैरेटिवली उतने इशू आए नहीं यार, बिल्कुल मैं सरप्राइज हूँ है ना कि इसमें उतने इश्यूज नहीं आए हैं। एंड मेन बात करते हैं अब इंजन की। डीजल इंजन है, आपको कितना माइलेज निकाल के देती है? पहले जब आपने खरीदा था तब कितना दे रही है और अभी इतना चला चुके हो तो अभी क्या ड्रॉप हुआ है सिग्निफिकेंट, ऐसा कुछ? माइलेज में ऐसा कोई फर्क नहीं है। माइलेज का ऐसा रहता है कि अगर अपन सर्विसिंग कराते रहो तो सेम रहता है। सिटी में पर ऐसे बड़ा इंजन है तो ये सिटी में पकड़ के चलो 8 से लेके 10 का ही माइलेज देती है। अगर अपन हाईवे पे चलाएंगे तो जैसे अगर छोटे हाईवेज रहते हैं, स्टेट हाईवेज, उस पर 12 से लेके 15 तक देगी। और अगर अच्छे एक्सप्रेस वेज पे चलाओगे तो 20-22 का भी माइलेज दिखाती है ओडोमीटर पे वो है। और भाई एक और चीज़ बताने की भूल गया था मैं आपको, इसमें सर्विसिंग में मुझे एक सनरूफ से रिलेटेड एक इशू आया था। तो ये जो सनरूफ रहता है एक्चुअली इसमें कैसा है, यहाँ पर चैनल्स है तो इनको लुब्रिकेट करना और इसको यहाँ पे ट्रैक को क्लीन करने का काम उनका था। तो मैं सर्विसिंग में गाड़ी दिया मैंने और वो उसका पैसा भी लगा मुझे, बट यार उन्होंने वो चीज़ को किया ही नहीं बिल्कुल। इसमें थोड़ा वो कचरा और क्या बोलते हैं ना, जैसे कि ग्रीस टाइप से सब और मिट्टी मिलके ऐसा सब ऐसा स्लाइमी सा मटेरियल बन गया था। अब उसके बाद में क्या होता है, ये सनरूफ के अंदर यहाँ से अंदर पानी भी घुसता है। अगर साइड से देखेंगे तो बारिश का पानी घुसता ही है अंदर, जब आप गाड़ी भी धोते हो तो उसको घुसता है वो पानी। ये यहाँ पे है जैसे, हाँ, तो वो पानी एक्चुअली यहाँ पर बहने के लिए गड्ढे भी रहते हैं। तो वो जो गंदगी थी और वो जो उन्होंने साफ़ नहीं करी गंदगी, उस चक्कर में वो गड्ढे हो गए, बुझ गए और यहाँ पे पानी भर गया था। तो और उसके बाद में वो पानी यहाँ पे भर के पूरा गाड़ी के अंदर चला गया था मेरे। अब उसके वजह से जो मेरा म्यूज़िक सिस्टम का एम्पलीफायर था वो उड़ गया था। ओके, तो शायद ये मैंने भी आपके वीडियो में देखा था, जो पीछे वाला पार्ट था आपका ये पूरा गीला हो गया था आई गेस। हाँ, इधर का यहाँ से सी पिलर से पानी नीचे आ गया था। और भाई सनरूफ अगर आप ले रहे हो गाड़ी में तो देखो एक एक्स्ट्रा मेंटेनेंस लगता है, उसके वजह से सनरूफ को आपको मेंटेन करना पड़ता है। अब देखो ये नया प्रॉब्लम ये ऐसा वाला भी आया है, इसका जो कपड़ा था ये खराब हो गया है मेरे गाड़ी में अभी। तो इसलिए मैं तो हर बार सजेस्ट करता हूँ कि भाई सनरूफ वाली गाड़ी को दूर से हाथ जोड़ो, नमन करो और मत लो। अब मेन बात करते हैं कार, जैसे टाटा की अगर कोई खरीदने की सोच रहा है अभी तो ठीक है, जो नई वाली हैरियर है उसमें काफ़ी हद तक इन लोगों ने इंजन को वगैरह रिफाइंड कर दिया होगा, बट आपके कार में अभी आपको क्या प्रॉब्लम्स जा रही है? स्टीयरिंग है वो थोड़ा ज़्यादा वाइब्रेट करता है अभी जब स्टार्ट करो तो एक बार करके दिखा दो आप। यानी नॉर्मल जब आइडियल पे कार होती है तब भी करता है ऐसा कुछ? हाँ, आइडल पे ज़्यादा करता है वाइब्रेट, वो चलते टाइम नहीं करेगा इतना। अभी फिलहाल कैसे अभी गाड़ी थोड़ी हो गई है गर्म हमारी, तो इसलिए शायद कम कर रहा है वाइब्रेट, बट फिर भी काफ़ी वाइब्रेशन है इसमें। अब ऐसा हो सकता है कि अब 85,000 किलोमीटर चल गई है गाड़ी, उस वजह से भी वो इशू आया होगा, क्योंकि अब उसमें कुछ स्टीयरिंग रैक जो कुछ रहता होगा उसमें प्रॉब्लम आ रहे होंगे। एंड बाकी मेन बात करते हैं अभी भी, लाइक मेरे को थोड़ा सा वो जानना था, अगर कोई खरीदने की सोच रहा है टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स अगर कोई खरीदने की सोच रहा है तो क्या उसको इसके तरफ में जाना चाहिए? क्या आप खुश हो अपने गाड़ी से, या फिर बेटर डील होती है, या फिर जो आफ्टर मार्केट बेचते हैं या जैसे कार्स 24 वाले बेचते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे गाड़ियाँ, उन गाड़ियों की तरफ जाना चाहिए? भाई देखो, तुम अगर टेस्ट ड्राइव व्हीकल की बात कर रहे हो लेने की, या कार्स 24 से लेने की बात कर रहे हो, या फिर कोई नॉर्मल डीलर से सेकंड हैंड गाड़ी लेने की बात कर रहे हो, तो वो बेसिकली सेकंड हैंड कार ही है। ये बात को तुम ऐसा अलग मत सोचो कि टेस्ट ड्राइव व्हीकल है तो बहुत ही अच्छी होगी, कार्स 24 से मिल रही है तो बहुत ही स्पेशल होगी, स्पिनी से मिल रही होगी तो बहुत ही स्पेशल होगी करके। उसमें कुछ ना कुछ इशू आ सकता है, क्योंकि अगर चली हुई गाड़ी है उसके पार्ट्स में वियर एंड टियर होता है तो उस वजह से वो खराब होती ही है। तो तुम्हारा एक ही काम है भाई कि तुम अपनी गाड़ी को बढ़िया से चेक करवाओ, अच्छे से अपने पहचान के डीलर से चेक करवाओ, थोड़ा खुद का भी दिमाग चला लो, कुछ वीडियोस देख लो, गाड़ी फ्लडेड ना हो उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देख लो कि भाई कैसे देखना है तुमको। और इसके बावजूद भी अगर तुमको गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है तो इतना लोड लेने की बात नहीं है, क्योंकि तुमने यूज्ड कार खरीदी है, तुम्हारे अपफ्रंट पैसे बचे ही है ना। अब मैंने इस गाड़ी पे अपफ्रंट समझ लो 12-13 लाख रुपए बचा लिए थे, तो मेरे को इसलिए इतना फर्क नहीं पड़ा। वो टायर चेंज करवाना मुझे भारी नहीं लगा बहुत ज़्यादा, मेरे को वो अल्टरनेटर का काम छोटा ही लगा, यानी कोई ऐसा भारी इशू नहीं आया यानी। एंड इसमें कैसा रजिस्ट्रेशन का कैसे सीन होता है? जो पेपर वर्क है सब ये आपको करना पड़ता है या कंपनी वाले खुद करके देते हैं? वो जो जिससे हमने गाड़ी ली थी शोरूम वाले से ही ली थी हमने, वो टाटा का ही कुछ वो यूज्ड कार सेल करने वाला कुछ उनका शोरूम है ना, तो वहाँ से हमने ली थी, उन्होंने खुद करवा के दिया था। ये कार एक्चुअली शोरूम के नाम पर रजिस्टर्ड थी, क्योंकि काफी समय की हो गई थी शायद, इसलिए कर लिया था उन्होंने। पर बहुत बार तुमको अनरजिस्टर्ड भी मिलती है गाड़ियाँ टेस्ट ड्राइव वाली, तो आप डायरेक्ट फर्स्ट ओनर बन जाओगे? हाँ, अपन डायरेक्ट फर्स्ट ओनर बन जाएंगे। और आप अभी सेकंड ओनर हो? मैं अभी सेकंड ओनर हूँ इस गाड़ी का। अब फाइनल मेरे को साकेत भैया ये बता दो, अगर कोई खरीदने की सोच रहा है कार, चाहे फिर वो सेकंड हैंड कार हो, डीलरशिप से हो या फिर लोकल कोई मैकेनिक से, तो क्या चीज़ें उसको ध्यान में रखना चाहिए? और क्या सच में उनको ये जो डीलरशिप वाली कार होती है ये खरीदना चाहिए या फिर ये कोई स्कैम है? स्कैम वगैरह नहीं है, यूज्ड कार ही है बेसिकली। अब इसके लिए तैयार रहो, यूज्ड कार अगर ले रहे हो तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकते हैं,
तुम्हारा एक ही काम है, तुम चेक करवा के गाड़ी लो। अब उसके बावजूद भी अगर काम आ रहे हैं तो भाई फिर काम करवाना पड़ेगा। अब उसके बाद में दूसरा है ना, ऐसा है कि मेरे को लगता है कि ये जो सनरूफ वाला एक फीचर है उसको तुम यार अवॉइड करो। बाकी एडास का फीचर एक बार ठीक है थोड़ा फायदा कर देगा तुमको, बट ये सनरूफ वाला कहीं काम का नहीं आता है। अगर गलती से तुम्हारी कभी गाड़ी पलट गई एक्सीडेंट में तो ये कांच फूट जाता है, इसमें से आदमी बाहर फेंका जाता है। अपने यहाँ पे लोग सीट बेल्ट लगाते नहीं है उस चक्कर में। ऐसा एक्सीडेंट हो चुके हैं ऑलरेडी, एक हेक्टर का हुआ था, i20 का हुआ था, उसमें से पैसेंजर बाहर फेंका गया था। दूसरा इसमें तुमको इसके वजह से तुमको पैसा एक्स्ट्रा पड़ रहा है लॉन्ग टर्म में, तुमको सर्विसिंग के पीछे इसके खर्चे जा रहे हैं। अननेसेसरी कभी कुछ इशू आएंगे इसमें, वो तुमको खर्चा लगाना ही पड़ेगा। तो फाइनल वही है भाई कि तुम यूज्ड कार ले सकते हो। मेरा पैसा बचा एक्चुअली इसमें, तो बहुत फ़ायदा हुआ और मस्त बड़ी गाड़ी मिल गई। सोचो XL6 के मेरे को बजट में सफारी मिल गई है ना उस समय में 2-3 साल पहले। तो यार लो, बिल्कुल बस चेक करवा के लो अच्छे से और फिर तैयार रहो अगर कुछ इशू आया तो। तो फाइनली आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे, अगर कोई सोच रहा है यूज्ड कार खरीदने की या फिर जो टेस्ट ड्राइव व्हीकल्स होते हैं वो खरीदने की सोच रहा है, तो ऑलमोस्ट हमने सारे क्लियर कर दिए हैं। अगर आपको फिर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर में पूछ सकते हो, और मैं साथ में साकिब भैया की भी इंस्टा आईडी वगैरह डाल दूंगा। तो आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो डेफिनेटली आप उनको भी आस्क आउट कर सकते हो, ज़्यादा बेटर तरीके से आपको बता पाएंगे। एंड होप तो आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली पूछ लो। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, एंड मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।